हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मैं लेके आई हूँ नाजी दल का चौथा पार्ट। 3 पार्टों में हमने जो कुछ पढ़ा था मित्रों, उसके बाद ये छोटा सा पार्ट इसका बाकी रहता है और आज इसको पूरी तरह आपको समझाने का और अच्छी तरह से इसका वर्णन करने का प्रयास करती हूँ। तो हमने कॉमिंटन विरोधी समझौते के बारे में पढ़ा था जो हिटलर ने किया था 19 नवंबर 1936 में जापान के साथ। और इसमें क्या था, कॉमिंटन जो एक संस्था थी रूस की, उसका कार्य क्या था, साम्यवाद को फैलाना। और हिटलर साम्यवाद को फैलने नहीं देना चाहता था, विशेषकर जर्मनी में, इसलिए उसने जापान के साथ कॉमिंटन विरोधी समझौता किया। उसके बाद अब मित्रों बढ़ते हैं ऑस्ट्रिया पर उसने कैसे अधिकार किया 1938 में, वो जानते हैं। तो उसके लिए ऑस्ट्रिया पर अधिकार, ऑस्ट्रिया पर वो कब अधिकार करता है हिटलर, 1938 में। कैसे करता है मित्रों, ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री होता है उनका नाम होता है शुशनिंग ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री होते हैं और उनको वो म्यूनिख बुला लेता है। म्यूनिख कौन सा प्रदेश है मित्रों, ये जर्मनी का एक क्षेत्र है म्यूनिख। यहाँ पे बुलाकर उनको पद त्यागने की धमकी देता है और ऑस्ट्रिया में जनमत संग्रह की बात कहता है मित्रों। इससे क्या है कि शुशनिंग जो होते हैं वो डर जाते हैं और पूरी तरह से जर्मनी के दबाव में, यानी कि हिटलर के दबाव में आ जाते हैं शुशनिंग। और ये क्या है कि इस्तीफ़ा दे देते हैं वहाँ से, ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। और उसके बाद जो नाजी नेता होता है सेशंस, नाजी नेता कौन होता है, सेशंस, इसको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है मित्रों। इसका पूरा नाम होता है सेशंस काइबर्ट। इसको वहाँ का ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है मित्रों, इसका ऑस्ट्रिया पर, नाजी दल का, हिटलर का ऑस्ट्रिया पर पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। फिर मित्रों जानते हैं कि इसने चेकोस्लोवाकिया पर कैसे अधिकार किया। चेकोस्लोवाकिया, इस पर कैसे अधिकार किया, तो मित्रों चेकोस्लोवाकिया का एक क्षेत्र था जिसको सुडडेनलैंड कहते थे। सुडडेनलैंड कहते थे। और यहाँ पर क्या थी, जर्मन जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए नाजी दल का एक नेता था कोनार्ड हेनरी। क्या नाम था इनका, कोनार्ड हेनरी, नाजी दल के नेता थे। इन्होंने इस सुडडेनलैंड में विद्रोह करवा दिया और यहाँ सितंबर 1938 में क्या हुआ कि इस विद्रोह के कारण ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, सितंबर 1938, यहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, चैम्बरलेन। इन्होंने क्या है, इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए हिटलर से बातचीत की और हिटलर ने इनके सामने शर्त रखी कि पोलैंड और हंगरी जो है, जो देश है, उनके पास जो चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र है वो भी मुझे दे दिए जाए। 19 सितंबर 1938 को मित्रों म्यूनिख समझौता होता है, म्यूनिख समझौता। और ये जो म्यूनिख समझौता है ये होता है ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के मध्य होता है मित्रों। 19 सितंबर 1938 को ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के मध्य एक समझौता होता है और इसको म्यूनिख समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, रूस व चेकोस्लोवाकिया को भी इस समझौते में शामिल किया जाता है मित्रों। रूस और चेकोस्लोवाकिया को भी इस समझौते में शामिल किया जाता है, रूस व चेकोस्लोवाकिया को भी इस समझौते में शामिल किया जाता है और आमंत्रित किया जाता है इन दोनों देशों को भी। तथा जर्मनी जो होता है वो सुडडेनलैंड पर अधिकार कर लेता है मित्रों, सुडडेनलैंड पर अधिकार कर लेता है।
इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो समझौता था ये बड़ा समझौता था जो हिटलर ने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, रूस और इनके साथ किया। इस समझौते के बारे में विश्व में अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। और चैम्बरलेन क्या कहता है इस समझौते के बारे में कि मैं सम्मानपूर्वक शांति लाया हूँ, यानी कि शांति स्थापित करने के लिए ये देश जो है हिटलर के साथ समझौता करते हैं ताकि हिटलर जैसी शक्ति वह शांत रहे और विश्व में उपद्रव ना हो, विश्व युद्ध की स्थिति ना बने। जर्मन जो विदेश मंत्री रिबेनट्राप होते हैं, जर्मन के विदेश मंत्री कौन होते हैं? रिबेनट्राप। ये क्या कहते हैं चैम्बरलेन के बारे में कि ये वृद्ध जो महोदय है, इनको चैम्बरलेन को इन्होंने वृद्ध महोदय की संज्ञा दी और इन्होंने कहा कि ये वृद्ध महोदय ने अपनी मृत्यु के आदेश पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब क्या है, तारीख हमें निश्चित करनी है मित्रों। तो ये क्या है कि एक तरह से इनके मन में पहले से ही धोखा करने का या इनके मन में पहले से ही ये खोट था। म्यूनिक समझौता जो था एक हिटलर की सोची समझी साजिश थी मित्रों। उसके बाद महात्मा गांधी जो हमारे देश के प्रबुद्ध नेता थे, राष्ट्रपिता थे हमारे, उन्होंने म्यूनिक समझौते के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी के विचार मित्रों म्यूनिक समझौते के बारे में उन्होंने भी अपने विचार दिए। उनके विचार क्या थे कि ये म्यूनिक समझौता जो है वो इस म्यूनिक समझौते के द्वारा यूरोप ने अपनी आत्मा बेच डाली। इसका मतलब इनको ये म्यूनिक समझौता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसको एक अपनी आत्मा बेचने जैसा काम कहा इन्होंने कि यूरोप ने अपनी आत्मा बेच डाली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने म्यूनिक समझौते के बारे में कहा कि इंग्लैंड, रूस और फ्रांस मित्रों ये जो इसमें शामिल थे म्यूनिक समझौते में, तीनों देश अगर शांति के पक्ष में हो जाते तो हिटलर को रोका जा सकता था, हिटलर के आक्रमण को रोका जा सकता था। इन्होंने मतलब शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं किया तो भी वो गलत तरीके से किया। मित्रों एक लेखक और हैं जिनका नाम है शुभांकर नाम के एक विद्वान है। वो अपने इस समझौते के बारे में कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा थी। म्यूनिक समझौता जो क्या था? तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा थी। इस तरह मित्रों म्यूनिक समझौते के बारे में विश्व में अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। अब इस म्यूनिक समझौते में कौन कौन से देश शामिल थे और कौन कौन के देशों ने किसने नेतृत्व किया? तो मित्रों इसमें इंग्लैंड का जो चैम्बरलेन था, इंग्लैंड का कौन था? चैम्बरलेन। जर्मनी की तरफ से मित्रों आपको पता ही है कौन था? हिटलर। इसी के बारे में पढ़ रहे थे हम इतनी देर से। इटली का मुसोलिनी था। इन दोनों की तो एक जैसी नीति थी, मुसोलिनी और हिटलर की। ठीक है। फ्रांस का दालदियर था, दलादियर। फ्रांस का कौन था? दलादियर। इस तरह मित्रों ये नेता जो थे इन देशों के, ये इस म्यूनिक समझौते में शामिल थे। इसके बाद एक विद्वान है मित्रों डेविड थॉमसन। इन्होंने अपने विचार दिए कि मित्र राष्ट्रों ने चेकोस्लोवाकिया के मामले में सुरक्षा देने की बजाय उसे सुरक्षा नहीं दी, हिटलर से उसे बचाया नहीं, बल्कि उसके प्रदेशों को मजबूर कर दिया कि वे जर्मनी में मिल जाए। यानी कि यहाँ पर मित्र राष्ट्रों की बहुत बड़ी कमजोरी सामने आती है। इससे पहले क्या होता है मित्रों, 1939 में जब हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करता है, तो उससे पहले क्या है, रूस के साथ एक अनाक्रमण समझौता करता है मित्रों। और रूस के साथ ये समझौता जो है, जर्मनी व रूस एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने का होता है। और ये समझौता जो है मित्रों 10 वर्षों के लिए होता है। तो मित्रों ये थी हिटलर की कहानी और उसकी तानाशाही की नीति और इसके जो समझौते इसने विश्व को या
यूरोप के जो देश थे उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए किए और सब देशों को इसने अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। तो आज हम हिटलर को जो यहीं समाप्त करते हैं। हिटलर के बारे में इतना ही मित्रों, और इसके बाद हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूरी व्याख्या से जानेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद।